सो लेट्स डिस्कस कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। आई होप आपने कंजम्पशन फंक्शन की प्रीवियस वीडियो को देखा है और तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट? ओके, और अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज गो एंड वॉच इट देयर, तभी आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बिकॉज जो कंजम्पशन फंक्शन है जिसकी हम बात करते हैं उसका जो बेसिस है वो कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ है। जो कीन्स ने ये लॉ को बोला था, इस साइकोलॉजिकल लॉ को कहा था, उसी की वजह से ही कंजम्पशन फंक्शन ट्रू है, राइट? Whatever we study about consumption function is true because of the operation of this law. ये कोई scientific law नहीं है that it is applicable everywhere, but it is a law which can be called as an hypothesis. एक तरीके का ये hypothesis है कि ये जो लॉ है, साइकोलॉजिकल लॉ, इट इज ऑब्जर्व इन पीपल, लोगों में ये लॉ देखने को मिलता है, इसीलिए इसे साइकोलॉजिकल लॉ कहा गया है। कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह कि इट विल बी ट्रू इन एवरी केस, राइट? और वो लॉ है क्या, वो साइकोलॉजिकल लॉ है क्या? वो है कि देयर इज टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन लेस देन फुल इंक्रीमेंट ऑफ इनकम, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है? एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि कीन्स एग्जैक्टली यही चीज़ कहते हैं कि लोगों में, इंसानों में, ठीक है, टेंडेंसी होती है, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन, कि वो कंज्यूम जब करेंगे, जब कंजम्पशन पे अपने खर्च को करेंगे, तो वो जो खर्च होता है दैट इज लेस देन फुल इंक्रीमेंट ऑफ इनकम। जितना उनकी इनकम में इंक्रीज हुआ है उस इंक्रीज के कंपैरिजन में जितना उनके कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ है वो कम होगा। मतलब आप कंजम्पशन कम करेंगे बल्कि आपकी इनकम उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी ज़्यादा बढ़ी होगी। जैसे कि 100 से आपकी इनकम 110 हुई है तो 10 रुपये का इंक्रीज हुआ है आपकी इनकम में, बट अब वहीं पे आपका जो कंजम्पशन है, अगर आप पहले इंक्रीज इनकम से केवल 2 रुपया खर्च करते थे, अभी आपकी इंक्रीज इनकम 10 है, so you will spend 4 or 5, right? Your consumption will increase but not as much as the income is increasing, right? So there is tendency on the part of the people to spend on consumption less than full increment of income. This is the main law which is operating, right? यहाँ पे मैंने mathematically भी इसे लिखा है, ठीक है? In terms of mathematical expression we can say कि the change in consumption, ठीक है, the change in consumption upon change in income will be less than 1 and greater than 0. अब ऐसा इसलिए है, इसे समझने के लिए आप ऐसा देखिए कि 1 होने के लिए क्या चाहिए, what we need for the value to be 1, right? we need कि जो DC है हमारा, यानी कि change in consumption, और जो DY है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी हमारी वैल्यू 1 हो सकती है, राइट? लेट्स सी दैट थ्रू एन एग्जाम्पल। मानिए कि आपकी इनकम 100 थी, 100 से आपकी इनकम 110 हो गई और फिर 130 हो गई। यहाँ पे 10 का इंक्रीज आया और यहाँ पे 20 का इंक्रीज आया, ठीक है? ऐसी आपकी इनकम बढ़ी। जब 10 का इंक्रीज हुआ तो हमने ये देखा कि आप उस 10 में से 4 रुपए खर्च किए, जो इंक्रीज इनकम थी उसका आपने 4 रुपए खर्च किया। फिर जब आपकी इनकम 20 रुपए इंक्रीज हो गई तो उस इंक्रीज इनकम का आपने मे बी 6, राइट? सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो चेंज आया वो डबल हो गया। यहाँ पे 10 ही रुपीज चेंज आया था आपकी इनकम में और यहाँ पे 20 आया है, बट आपने जो कंज्यूम किया, आपका जो कंजम्पशन है यहाँ पे 4 ही हुआ और यहाँ पे 6 ही हुआ इस इंक्रीज इनकम का, ठीक है? इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ दैट इंक्रीज इनकम, पार्ट ऑफ दैट इंक्रीज इनकम। तो पहले 4 आप स्पेंड कर रहे थे एंड देन 6, यहाँ पे इनकम डबल सी बढ़ी। एक तरीके से 10 यहाँ इंक्रीज हुआ था तो यहाँ 20 इंक्रीज हुआ, बट यहाँ पे आपने केवल 4 रुपए कंज्यूम किया तो यहाँ पे आप 6 रुपए कंज्यूम कर रहे हो, डबल भी नहीं हुई। हाँ, बढ़ी तो है, आपका कंजम्पशन बढ़ा है, ठीक है? सो यू कैन सी कि जो इनकम में इंक्रीज आने की वजह से जो कंजम्पशन में इंक्रीज आया है वो आया तो है, बट इट इज नॉट एज मच एज द इनकम हैज बीन इंक्रीज्ड, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। अब अगर इसमें जो हमारा चेंज आया है हमारे इनकम में, राइट, 10, अगर हमारा कंजम्पशन भी 10 रुपीज बढ़ जाता, राइट, हम लोग 10 का 10 कंज्यूम कर लेते, तब हमारी वैल्यू ये 1 आ जाती।
राइट, इट वुड बी 1, तब हमारी वैल्यू 1 के बराबर आ जाती। बट यहाँ हमने लिखा है कि वो 1 के बराबर नहीं होगी, 1 से हमेशा छोटी होगी, राइट। सो दैट सेज कि कभी भी जो इंक्रीज इन कंजम्पशन है, राइट, इट विल नेवर बी equal to the increase in income, right? We are here talking about the increased income का वो पार्ट जो कि कंज्यूम कर रहे हो। तो जितना भी आपका इंक्रीज्ड इनकम है, जो कि यहाँ पे 10 था, फिर 20 था, उसका जो आप पार्ट कंज्यूम करते हो, कभी भी पूरा का पूरा इंक्रीज्ड इनकम का पार्ट कंज्यूम नहीं करोगे, राइट। एंड सो द वैल्यू विल नेवर बी 1, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। अब समझते हैं कि ग्रेटर देन 0 भी होगी वो वैल्यू। अब ग्रेटर देन 0 क्यों होगी? क्योंकि 0 होने के लिए, ठीक है, we need कि जो हमारा DC है वो 0 हो जाए, तभी ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। बट वी नो कि कभी भी हमारा चेंज इन कंजम्पशन 0 नहीं होगा। अगर इनकम में इंक्रीज आया है, इफ देयर इज इंक्रीज इन द इनकम, देयर विल बी इंक्रीज इन द कंजम्पशन। कभी भी DC इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा कि आपकी इनकम बढ़ती जा रही है और आप कंजम्पशन नहीं बढ़ा रहे हैं। सो this value will not be equal to 0, and that's why the whole value will never be 0. It will always be greater than 0 but less than 1. What? It will always be greater than 0 and less than 1. वैसे ये DC upon dy है क्या? मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में कि DC upon dy है marginal propensity to consume, because it is actually representing the change in consumption upon the change in income, not the total consumption and total income, right? I hope you got it. Now let's see कि एग्जाम्स में जब ये सब आता है तब हमें क्या लिखना चाहिए या फिर हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको assumptions पता होनी चाहिए कि क्या क्या assumptions माने गए हैं इस लॉ को ऑपरेट होने के लिए। सबसे पहला assumption है constant psychological and institutional complex, that is income distribution, tastes, habits, सोशल कस्टम्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, प्राइस मूवमेंट एटसेट्रा। यानी कि जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिनकी वजह से कंजम्पशन पे फर्क पड़ सकता है, कंजम्पशन पे चेंज आ सकता है, वो सब के सब कांस्टेंट माने गए। ऑफ कोर्स सी बात है क्योंकि यहाँ हमें इनकम का इफेक्ट देखना है कंजम्पशन पे, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड ऑल द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एज कांस्टेंट एज वेल एज द इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स का मतलब है यहाँ जो भी हमारी इकोनॉमी में प्राइस चेंजेस आते हैं, राइट, प्राइस मूवमेंट्स आते हैं या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, इट्स एन इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स, राइट। कि हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो भाई कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तब तो इनकम बढ़ेगी तब भी बढ़ेगा कंजम्पशन, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तब भी कंजम्पशन बढ़ेगा। तो यहाँ पॉपुलेशन को भी कांस्टेंट माना गया है कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने मान लिया है कि पॉपुलेशन कांस्टेंट है, और ये हैबिट्स, टेस्ट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब के सब कांस्टेंट है, राइट। सो ये पहला अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशंस। हमारी इकोनॉमी में नॉर्मल कंडीशंस है, महंगाई या फिर मंदी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीज़ें नहीं है, राइट। रेवोल्यूशन नहीं है, वॉर नहीं की, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, बिकॉज उसकी वजह से कंजम्पशन पे फर्क तो पड़ेगा, तो इन सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। सो इन रेवोल्यूशन, वॉर और हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, ऐसी इन सच एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस दिस लॉ वुड नॉट ऑपरेट। ये लॉ ऑपरेट नहीं करेगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब नॉर्मल कंडीशंस बनी रहेंगी इकोनॉमी में। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। थर्ड अजम्पशन है दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइजेस फेरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज देयर। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट फोर्सेस सब कुछ निर्धारित कर रही हैं, और लाइजेस फेरी इकोनॉमी है, यानी कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, और तभी हम आराम से इकोनॉमी को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि व्हाट द चेंज इन इनकम इज डूइंग टू द चेंज इन कंजम्पशन। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो वो खर्च कर देती है, राइट, वो कंजम्पशन बढ़ाने पे फोर्स करती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स कम इन टू प्ले, इसलिए यहाँ पे माना गया है कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो लेट्स डिस्कस द 3 प्रोपोजिशंस ऑफ दिस लॉ, ठीक है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे बस देख लेते हैं। तो ये 3 प्रोपोजिशंस हैं कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के, ठीक है, जो कि आपने पढ़ लिया होगा अगर आपने कंजम्पशन फंक्शन की वीडियो देख ली है ऑलरेडी, जिसमें मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहला पॉइंट वही है कि विथ इंक्रीज इन इनकम द कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। सो कंजम्पशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। इनकम इंक्रीज करेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा, बट लेस देन प्रोपोर्शनेटली, मतलब उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं करेगा जिस प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज हुआ है,
right? I have explained you that in the first video. Now second proposition इस law का है. Proposition का मतलब होता है actually आर्ग्यूमेंट्स. किसी लॉ के बेसिस पे आप क्या आर्ग्यूमेंट्स ले आउट कर सकते हो कि अच्छा अगर ये लॉ है तो ये पर्टिकुलर चीजें हमें देखने को मिलेंगी, तो उसे हम प्रोपोजिशंस कहते हैं. एक तरीके से क्या डिराइव कर रहे हैं हम वो बता रहे हैं. तो ये तीन चीजें हम डिराइव कर रहे हैं, राइट? प्रोपोजिशंस ऑफ द लॉ. एंड इसे हम हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं कि अच्छा बेस्ड ऑन दैट लॉ ये सारी चीजें ट्रू होंगी. सो सेकेंड इज दैट होल इंक्रीज्ड इनकम इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन, द रिमेनिंग इज सेव्ड. ये चीज यहाँ पे थोड़े नए वे में प्रेजेंट किया है कीन्स ने. ये कहा है उन्होंने कि जितनी भी इनकम इंक्रीज हुई है, जो पूरी इनकम इंक्रीज हुई है, ठीक है, सारा का सारा स्पेंड नहीं होगा कंजम्पशन पे, ठीक है. जो भी इनकम बचती है वो सेव हो जाएगी. और वो हमने कंजम्पशन फंक्शन के कर्व में देखा भी था कि जैसे जैसे इनकम राइज करती है हमारा सेविंग्स बढ़ने लगता है. सो नॉट होल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, अ पोर्शन ऑफ इट इज सेव्ड. सो कंजम्पशन एंड सेविंग मूव टुगेदर, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं. यानी कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा होगा, इसलिए बढ़ रहा होगा क्योंकि इनकम बढ़ रही होगी, तो फिर हमारा सेविंग भी बढ़ता रहेगा, राइट? सो कंजम्पशन एंड सेविंग मूव टुगेदर. थर्ड प्रोपोजिशन या थर्ड आर्ग्यूमेंट इस लॉ का ये है कि द इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग. इनकम में अगर इंक्रीज आए तो कंजम्पशन में भी इंक्रीज आएगा और सेविंग में भी इंक्रीज आएगा. और इस सब के सब पॉइंट्स एक तरीके से रिलेटेड ही हैं कि अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ रहा है तो सेविंग भी बढ़ेगी और दोनों साथ साथ भी चलेंगे, राइट? सो ये तीन प्रोपोजिशंस थे लॉ के, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? और कंजम्पशन फंक्शन कर्व तो हमने अच्छे से समझा ही है, तो झट से हम लोग सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कैसे फर्स्ट पॉइंट ट्रू है. तो पहला पॉइंट क्या है कि जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट लेस देन प्रोपोर्शनेटली. तो यहाँ पे मैंने कंजम्पशन फंक्शन का कर्व बनाया है ये, ठीक है. दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन कर्व, दिस ब्लैक लाइन, ये एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे मैंने कंजम्पशन को शो किया हुआ है. अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम ओ वाई डैश टू ओ वाई वन. ढूंढते हैं हमारा ओ वाई डैश कहाँ है. ये हमारा ओ है ओरिजिन, ओ वाई डैश से हमारी इनकम इंक्रीज हुई है ओ वाई वन पे, राइट? जब इनकम इंक्रीज की तो हमारा कंजम्पशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा. कितना बढ़ा? बी वाई डैश से सी वन वाई वन. ये है बी, ये वाई डैश. बी वाई डैश से हमारी इनकम कंजम्पशन बढ़ गया सी वन वाई वन पे, बढ़ा ना? तो हमारा पहला प्रोपोजिशन ट्रू हो रहा है, हमारे फिगर में हम देख सकते हैं. और नेक्स्ट थिंग जो इसमें लिखी है कि लेस देन प्रोपोर्शनेटली, जितना इंक्रीज हुआ है हमारे इनकम में उतना इंक्रीज नहीं होगा कंजम्पशन में. वो भी देख लेते हैं कैसे ट्रू है. यहाँ पे मैंने लिखा है कि द इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन कंजम्पशन. A1Y1, ठीक है. अब देखते हैं हमारे A1Y1 के. A1Y1 व्हाट इज दिस? दिस इज द इंक्रीज इन इनकम विच इज इक्वल टू एक्चुअली OY1. अगर आप देखें तो OY1 दिस इज द इनकम ना, इनकम यहाँ से यहाँ बढ़ी है तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि डायग्रामेटिकली अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे इस लाइन ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में तो ये एक तरीके का स्क्वायर फिगर यहाँ पे आपको दिख रही होगी. सो दिस OY1 इज इक्वल टू A1Y1. सो A1Y1 इज ग्रेटर देन C1Y1. C1Y1 इससे ये ग्रेटर है, ठीक है. और ये A1Y1 इनकम के बराबर है और ये पूरा का पूरा हमारे कंजम्पशन के बराबर है, Y1 C1 जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ये कंजम्पशन फंक्शन कर्व पे है, राइट? सो दिस इज वी आर कंज्यूमिंग एंड दिस इज द इनकम. व्हाई इट इज इनकम? बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस. दिस इज द इनकम, ठीक है, इंक्रीज इनकम, एंड दिस इज इक्वल टू दिस. O1 Y1 इज इक्वल टू A1 Y1. और ये जो हमारा इंक्रीज आया इनकम में ये कंजम्पशन की इंक्रीज से ज्यादा है, हमें फिगर में भी देखने को मिल गया. तो ये हमारा पॉइंट ट्रू हो गया, राइट? सेकेंड पॉइंट हमारा जो था प्रोपोजिशन जो सेकेंड हमारा है वो था कि होल इंक्रीज इनकम इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन बट रिमेनिंग इज सेव्ड, ठीक है. और कंजम्पशन और सेविंग साथ में चलेंगे, वो देखते हैं कैसे. मैंने यहाँ लिखा है कि इनकम इंक्रीजेस टू OY1 एंड OY2. जब हमारी इनकम OY1 से OY2 पे गई उस वक्त आप देखो कि कैसे हमारी इनकम जो बढ़ी हुई इनकम है वो कंजम्पशन और सेविंग में कैसे डिवाइड होती है. जब हमारी इनकम OY1 पे थी, OY1 पे, तब देखिए कितना कंजम्पशन था और कितना सेविंग था. तब हमारा सेविंग था C1A1, ठीक, इतनी सेविंग थी और कंजम्पशन था C1Y1, इतना कंज्यूम कर रहे थे. सो दिस
वी वर कंज्यूमिंग, दिस वी वर सेविंग, और इनकम यहाँ तक थी हमारी। तो यू कैन सी कि कैसा हमारा इनकम था, कंजम्पशन और सेविंग में डिवाइड हुआ। वापस से हमारी इनकम बढ़ी OY2 पे। एट OY2 हमारा इनकम वापस से डिवाइड हो गया सेविंग और कंजम्पशन में। कैसे? इतना इनकम हमारा कंजम्पशन पे और इतना सेविंग पे, और देखो सेविंग बढ़ भी रही है। आप देख सकते हो पहले सेविंग इतनी थी, अब इतनी हो गई, क्योंकि इनकम में इंक्रीज हो रहा है एज वी आर मूविंग टू राइट वर्ड्स। और यहाँ पे कंजम्पशन भी हमारा बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ हो गया, दिस फिगर इज ग्रेटर देन दिस। तो यू कैन सी कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रही है, हमारा इंक्रीज इनकम इज डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन एंड सेविंग। सो हमारा सेकंड पॉइंट भी ट्रू हो गया, राइट? वी कैन सी दैट इन द फिगर। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट इन द फिगर सो दैट यू कैन सी कि हाउ दीज थिंग्स आर एक्चुअली ट्रू, राइट? अदरवाइज तो आप इसे याद भी कर सकते हैं कि यही तीनों प्रोपोजिशन है इस लॉ की। अच्छा, तीसरा हम देखते हैं कैसे ट्रू है। तीसरा जो प्रोपोजिशन है वो है कि द इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग। अगर इंक्रीज हुआ है इनकम में तो कंजम्पशन और सेविंग में इंक्रीज आएगा ही आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। वो भी देखते हैं कैसे। इनकम इंक्रीजेस टू OY1 एंड OY2। जब इनकम OY1 से OY2 पे हुई तो देखो कैसे हमारे कंजम्पशन में और सेविंग में इंक्रीज आया, जो कि आना ही आ रहा है दोनों में। सबसे पहले देखते हैं जब OY2 पे हम पहुंचे, तब हमारा कंजम्पशन कितना हो गया, ये मैंने कंजम्पशन को लिखा है। तब हमारा कंजम्पशन हो गया होगा C2Y2, और OY1 पे जो हम थे तब हमारा कंजम्पशन था C1Y1। तो यू कैन सी कि C2Y2 इज ग्रेटर देन C1Y1, ठीक है? Y2 पे हमारा कंजम्पशन ग्रेटर है Y1 के कंजम्पशन से, क्योंकि इनकम बढ़ी है तो कंजम्पशन बढ़ा है, प्रूव्ड। और दूसरा चीज है सेविंग में भी इंक्रीज आया है। सेविंग पहले कितना था, Y1 पे सेविंग थी A1C1 थी Y1 पे सेविंग, और जैसे इनकम इंक्रीज हुई OY1 पे, A1C1 की बात में कर रही थी, और जैसे इनकम इंक्रीज हुई OY2 पे तब हमारा सेविंग हो गया A2C2। तो इससे ये बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन दिस। यू कैन सी कि सेविंग इंक्रीज्ड, consumption increased. So increase in income always leads to increase in both consumption and saving. We can conclude that. So this was all. यही था कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, which is the basis of consumption function. ये लॉ ऑपरेट करता है, इसीलिए कंजम्पशन फंक्शन की सारी चीजें ट्रू हैं, right? So let me tell you that I am going to make a third video of consumption function, जिसमें मैं determinants of consumption functions को explain करूंगी, and I will also discuss some other topics, right? And that will be the last video of this topic. So make sure you watch the next video. Till then, take care. I'll see you in the next video. Bye bye.